कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान उठा सकते हैं बीज उत्पादन सह विपणन योजना से लाभ। रांची में मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन। सफल किसान से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। झारखंड कृषि विभाग द्वारा राज्य में बीज उत्पादन एवं विपणन संबंधी योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इससे लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत झारखंड के चुनिंदा जिलों में विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और इसे खरीदने बेचने के लिए विपणन केंद्र की व्यवस्था की गई है। किसान इन केंद्रों से बीज खरीद भी सकते हैं और अपने खेतों में उपजाए बीज बेच भी सकते हैं। पिछले दिनों रांची के किसान प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड और झारखंड मत्स्य विभाग के साझा प्रयास से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा। इस अवसर पर राज्य पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मन्नान मलिक ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में मछली पालन के विकास के लिए मछली चारा मिल की स्थापना की जाएगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर हैं। ग्रामीणों को इससे जोड़कर राज्य में हो रहे पलायन को रोका जा सकता है। जो किसान इस मौसम में फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं, वो बुआई में कतार से कतार के बीच 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधे के बीच 35 से 40 मीटर की दूरी रखें। विभिन्न फसलों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच एक निश्चित दूरी रखने का वैज्ञानिक आधार ये है कि सभी पौधों को मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व अवशोषित करने का पर्याप्त अवसर मिले, जिससे उनका पुष्ट विकास हो। फूल गोभी की खेती में कतारों और पौधों के बीच क्या दूरी होनी चाहिए, इस बारे में हमारे विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाई भी अभी जो ठंडे में अभी जो खेती करेंगे फूल गोभी की, तो उसमें दूरी का खास ध्यान रखें। क्या है कि अगेती में वो जो अपनी दूरी है वो कम रखते हैं, मध्यम में भी कम उससे अगेती से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। लेकिन दिसंबर महीने में जो भी फूल गोभी की खेती करनी है, स्नोबॉल सीरीज का खेती करना, तो उसमें दूरी जो है 40 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर दूरी रखना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सकेगा। राज्य के किसान अगर सब्जी फसल पालक साग लगाने के इच्छुक हैं तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देशी या पूसा माधवी नामक उन्नत प्रभेदों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। पालक साग की खेती के लिए दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज का उपयोग करें। छोटी छोटी क्यारी बनाकर पंक्तियों में बीज लगाएं और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज पाने के लिए किसान भाई पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देशी या पूसा माधवी का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषक बंधु कृषि उपकरण पशु चालित बहुउद्देशीय हो की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी, शलजम और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई करने तथा उससे खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत तथा 25% उपज में वृद्धि होती है। एक किसान के सोचने और काम करने का तरीका ही उसे कामयाबी दिलाता है। ऐसे ही एक किसान हैं जिनसे अभी हमारी मुलाकात होने वाली है, तो आइए इनसे मिलते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान जुड़े हैं जिनका मानना है कि खेती बाड़ी में वही किसान कामयाब होता है जो अपनी फसलों के देखरेख में पैनी नजर रखता है और छोटी से छोटी कृषि समस्या पर भी त्वरित कार्रवाई करता है।
ये खुद इसी तरह से खेती करते हैं, तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनका अनुभव। खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में मटर को भी आदि अदरक उदरक मिर्चा सब फसल हम लोग लगाते हैं, बीन वगैरह सब लगाए हैं। और यही जो है हम लोग का अबर बाज़ार बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि इन साल बरखा माने हम लोग का खेती के लिए माने दिक्कत किया, और जिससे माने खेती जो माने मेहनती किसान का बच गया, उसमें अच्छा आमदनी इन साल हो रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनी नगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2750 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4300 रुपए, गेहूं 1850 रुपए से 2150 रुपए, चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6850 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8750 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3250 रुपए से 3350 रुपए, आलू 900 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मंडी के भाव के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम किसान भाइयों। इस विराम के बाद पुनः हम हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में,
खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों की हमेशा एक शिकायत होती है कि भाई बाजार में उसका मूल्य सही ढंग से उनको मिल नहीं पाता है। कभी कभी तो उनको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, लेकिन और अच्छा मुनाफा कैसे हो इसके बारे में भी हम अपने किसान भाइयों को बतलाना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए एक तरीका है मूल्यवर्धन, यानी सब्जियों का मूल्यवर्धन हम कैसे करें, क्या करें कि सब्जी जो उनका है वो बाजार में उसका और अधिक दाम मिले। कभी कभी ये भी होता है झुमकी बहन की सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं और उन सब्जियों का मूल्य बिल्कुल नहीं मिल पाता है, या तो वो सब्जियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं और फेंका जाती हैं। तो ऐसे में अगर उन सब्जियों का प्रसंस्करण कर दिया जाए रासायनिक विधि के माध्यम से, तो हम उन सब्जियों से भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम अपने किसान भाइयों को इसी विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं कि सब्जियों का रासायनिक प्रसंस्करण कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, और जानकारी दे रही हैं हमारे विशेषज्ञ वंदना कुमारी जी। आइए ध्यान से देखिए और जानकारी लें। आज हम पेटवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर नंदना कुमारी, जो हमें बताएंगी कि सब्जियों की जो है वो रासायनिक परीक्षण किस प्रकार से करें, उसके बारे में विशेष जानकारी आपको देंगे। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं, उसके बारे में हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे और हमारी महिलाएं भी। जैसा कि आप देख रही हैं किरण जी, ये मैं ग्रामीण महिलाओं को सब्जियों का रासायनिक परिरक्षण सिखाने जा रही थी। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है हमारे किसान भाइयों को। तो इसके बारे में आप हम विशेष जानकारी दे रही हैं, तो उसको विस्तार से आप हमें बताएं किस प्रकार से परीक्षण करेंगे इसके। बहुत मुश्किल से तो किसान भाई सब्जियों के दाम कुछ कम हुए हैं, हालांकि ये हमारे किसान भाई के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बोकारो जिला मुख्यतः सब्जी बेल्ट के रूप से जाना जाता है। जितनी मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है उस हिसाब से किसानों को आर्थिक लाभ नहीं पहुंचता है। इसका मुख्य कारण होता है कि सब्जी उपरांत जो उचित रूप से प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, साथ ही हमारे उपभोक्ताओं को का उचित रूप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाता है। तो कम से कम पूरे बोकारो जिला का जो सब्जी उत्पादन होता है उसका 25 से 30% यूं ही बर्बाद हो जाता है। अगर हम इस 25 से 30% सब्जी को बचा लेते हैं अन्य तरह के उपायों की मदद से, तो हमारे देश का जो पोषण सुरक्षा का सपना है वो साकार हो जाएगा। तो आज हम आप लोग को इन्हीं सरल एवं सहज तरीके से सब्जियों का रासायनिक परिरक्षण करना बताएंगे। तो जो मौसमी सब्जियां हैं, जैसे आपका फूल गोभी हुआ, बंधा गोभी हुआ, गाजर है, मूली है, सलजम है, इत्यादि को साफ करके सुखा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद आप साफ एवं सूखे कांच के जार में ये सारी सब्जियों को आप रख दीजिए। आपकी कुल सब्जियों की जितनी मात्रा है उससे आप 1.5 गुना से 2 गुना रासायनिक घोल बनाएंगे। रासायनिक घोल बनाने के लिए कम से कम उसका जो प्रॉपर अनुपात है जो ये है वो 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी लें, उसमें 30 ग्राम नमक का 4-5 मात्रा में तो होनी चाहिए 30 ग्राम। बिल्कुल 30 ग्राम नमक, क्योंकि नमक जो है वो सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है, उसको परिरक्षित करता है और उसके रंग को सुंदर बनाता है। ये आपका है 30 ग्राम नमक। 30 ग्राम उसमें नमक डाल दें। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो कि बहुत ही सस्ता एवं सुलभ रूप से उपलब्ध खाद्य परिरक्षक है, वो आप 0.2% या 2 ग्राम यहाँ पर आप पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड उसमें डालें। इसको डालने के बाद 0.8 मिलीलीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालें।
लेकिन ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो उसकी जगह पे आप 200 मिलीलीटर सिरका, जो आपको हर किराने दुकान पे आराम से मिल जाएगा, आप उसे लें। इस बोतल में 200 मिलीलीटर सिरका पहले से ही तौल के रखा गया है। आप इसको इस घोल में मिक्स कर दें। इसकी भी कोई मात्रा होनी चाहिए क्या? ये आपका 200 मिली 0.8 आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड होना चाहिए। क्योंकि ग्लेशियल एसिटिक एसिड मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए उसकी जगह पे 200 मिलीलीटर आप सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है। इस सिरका को आप इस पूरे घोल में मिक्स कर दें। पूरे घोल को इस तरह से तैयार करने के बाद आपके जितने भी सब्जियां हैं उनको इनमें डाल दें। डाल के अच्छी तरह से चला दें। इस बात का ध्यान रहे कि आपका जितना बड़ा भी जार है या बर्तन है या मर्तबान है, वो पूरे मुंह तक अच्छी तरह से भर जाना चाहिए और सब्जियां आपके घोल में डूबी हुई रहनी चाहिए। इन सब्जियों को आप इस तरह का रासायनिक घोल आप तैयार करके रख दें। ये आपका सब्जी और आपका कमरे के तापमान पे कम से कम 6 महीने चलेंगे जी। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये 1 साल तक जाएगा। 1 साल तक चलेगा, आराम से जाएगा। लेकिन सब्जियों का रासायनिक परिरक्षण करते समय इन बातों का ध्यान रहे कि सब्जियां सड़ी गली नहीं हों, वो बिल्कुल साफ सुथरी हों, ताजी हों। जिस बर्तन में आपको रासायनिक परिरक्षण करना है वो कांच का बर्तन या मर्तबान साफ एवं सूखा हो। इसको तैयार करने के बाद आप इसे ठंडे स्थान पे भंडारण करें। इस बात का ध्यान रहे कि ये धूप में ना रहे और जो सूखा हवादार स्थान है उस जगह पे आप इसे भंडारित कर दें। ये रासायनिक परिरक्षित किया हुआ सब्जी आपका 6 महीने तक आप आराम से घर में रहेगा। इस रासायनिक रूप से परिरक्षित सब्जी का उपयोग आप इस तरह से करें। यदि आपको अचार, पकौड़ा, सलाद बनाना हो तो डायरेक्ट आप घोल से सब्जियों को निकाल के इस्तेमाल कर लें। या फिर अगर आपको सब्जी बनानी है तो 6 महीने तक या लंबे समय तक इस रासायनिक घोल में सब्जियों के रहने से उसमें एक खट्टापन आ जाता है, एक अम्लीयता आ जाती है। तो उसको धोने के लिए आप 3-4 घंटे पहले ताज़े पानी से या गुनगुने पानी से धो लें और सब्जी बना लें। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप सब्जियों का इस्तेमाल करने के लिए सब्जियां निकालते हैं इससे तो थोड़ी खाली जगह बच जाएगी। उस खाली जगह को भी आप ताज़ा घोल बना के उसको फिर पुनः भर के और काफ़ी कसकर ढक्कन बंद करके आप रख दीजिए। इस तरह से हमारी ग्रामीण महिलाएं, हमारे ग्रामीण किसान भाई कोई भी सब्जी, चाहे वो आपका पालक हो, बंधा गोभी हो, गाजर हो, मूली हो, आप इस तरह से कम 6 महीने तक परिरक्षित करके रख सकते हैं। जी हम आपसे जानना चाहें आपका नाम क्या है? संगीता देवी जी। आपने देखा कि ये जो है रासायनिक तरीके से जो है मैम ने जो बताया आपको पूरी तरह से समझ में आ गया जी। तो अब आप इसको अपने घरेलू इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मतलब जो मौसमी सब्जी है जो है उसको इस तरीके से रख सकती हैं, है ना? हाँ जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि जो है हमारी विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर रासायनिक तरीके से अगर हम जो है अपनी सब्जियों का संरक्षण कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उसका भी फिर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आज इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया किरण जी। हाँ, तो किसान भाइयों, अभी आप जो जानकारी ले रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और जो अगली जानकारी है लेकिन झुमकी बहन, आज कारू दादा नहीं आए। अरे कारू दादा हमेशा टाइम पे पहुंच ही जाते, देखिएगा अभी टपक जाएंगे। जोहार। अरे वाह, ये क्या एकदम ताना बाना लगा के बहुत भाई, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? गए थे बाहर घूमने। अच्छा, वो तो दिख रहा है। तो बाहर घूमने गए तो एक चीज जानवे करते हैं, किसान है तो थोड़ा किसानी में नजर उजर रखना पड़ता है। तो आदत है, जिसका जो काम है उस पे ध्यान चला ही जाता है। उसमें एक ध्यान गया कि देखे कि बड़ी दूर तक खेत में देखे प्लास्टिक ढका दिख रहा है। प्लास्टिक? हाँ। अच्छा। तो मतलब ये क्या है, तो पूछे तो बताया कि इसको मल्चिंग विधि कहते हैं। हाँ। तो मतलब अच्छा ठीक है, जान तो लिए कि मल्चिंग विधि कहते हैं। तब मेरे दिमाग में आया, काहे नहीं ये प्रश्न पूछा जाए आपसे
कि झारखंड के संदर्भ में मल्चिंग विधि से सब्जियों को में खेती हो सकता है कि नहीं, उसका उपयोग हो सकता है? लीजिए, आप सवाल किए, उससे पहले गंद्रू भाई हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वीके झा जी से ये जानकारी ले चुके थे आपको देने के लिए। वाह वाह, तो फटाफट लेते हैं ये जानकारी जी। आज हम आए हुए हैं हार प्लांटों में और जानेंगे मल्चिंग विधि क्या है और इसकी तकनीक का उपयोग कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके झा जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मल्चिंग विधि क्या होती है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी चर्चा हो रही है, मल्चिंग एक ऐसी विधि है जिसमें कि आप जो हम पौधों को लगाते हैं सब्जियों के खास करके, तो इसमें हम दो तरह के मल्च होते हैं। या तो आप प्लास्टिक के मल्च का इस्तेमाल करें, या जैसे कि आपकी जो फसल के अवशेष हैं, जैसे धान हैं, उनके अवशेष हैं, तो उनको भी आप जड़ों के आसपास रख सकते हैं। लेकिन खास करके जैसे भी प्लास्टिक मल्च की जो इस्तेमाल होती है तो उसकी खूबियाँ ज़्यादा होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक तरफ जो है उसमें दो कलर के होते हैं, एक नीचे जो होता है काला होता है, ऊपर जो है सिल्वरी वाइट होता है। तो ये जैसे अभी जो हमारी जो प्लास्टिक मल्चिंग की विधि होती है, चूँकि पौधों को जो हम खेतों में जो नर्सरी से पौधे को तैयार करके लगाते हैं, तो खेतों की अच्छी तैयारी आप कर लेते हैं और अच्छी तैयारी करने के बाद इसमें आप जो गोबर की खाद हैं या वर्मी कंपोस्ट है वगैरह सबको पूरा बढ़िया ढंग से मिला करके हम खेतों को या तो हम उसको रीजन फर्रो मेरुनुमा बनाते हैं, या तो फिर हम सपाट या हम ब्रॉड बेड बनाते हैं। तो उसके ऊपर हम मल्च को बिछा देते हैं और उसके बाद उसके मल्च के दोनों किनारे को हम मिट्टी से दबा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप सब्जियों की खेती में आप मल्च का जो है वो इस्तेमाल जो है वो आप करते हैं। तो ये विधि है जिसमें कि मल्च का हम इस्तेमाल सब्जियों की खेती में हम करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब चर्चा कर रहे हैं कि इसमें मल्च का जो हम इस्तेमाल करते हैं ये किसी भी प्रकार के सब्जियों में हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लतेदार हों या हमारी कोई भी सब्जियां हों, दलहनी हो तिलहनी, जो भी सब्जियां हमारी होती हैं, तो इसमें हम सब इसको कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़े जो मल्चिंग के हमारे फ़ायदे होते हैं, मल्चिंग से आपका क्या सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें क्या जो नमी जो होती है हमारी, वो नमी हमारी मिट्टी में जो आप मल्च डालते हैं तो नमी बनी रहती है। और दूसरा ये होता है कि चूँकि हम जो मल्च डालते हैं तो हमारे खरपतवार जो हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो खरपतवार जो हमारे पोषक तत्व जो हमारी फसल को लेते हैं तो वो हमारा बचाव होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी जो नमी होती है, अगर आप मल्च ना डालें तो आपकी नमी की मात्रा जो है वो ज़्यादा वायुमंडल में उड़ती है। तो इसलिए हम मल्च डालते हैं तो नमी की मात्रा जो होती है 2 से 4% जो होती है हमारी, वो मिट्टी में अधिक रहती है जब हम मल्च का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास करके अब हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के मौसम में जैसे कि आपका मल्च डाल देते हैं तो तापमान जो होता है वो भी 1 से 2 डिग्री अधिक होता है, जिससे कि हमारे जड़ के विकास में सहायक होता है। इससे अब आपकी फसल की फलन जो है अच्छी होती है। और तीसरी खूबी ये भी होती है हमारे मल्च की कि मल्च में क्या होता है कि जैसे आपके अगर मल्च खेत में डाले हुए हैं तो इसमें खरपतवार कम आने से बहुत से ऐसे कीट होते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पहले वो हमारे खरपतवार पे आते हैं और तब हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब तमाम फ़ायदे हैं जो हमारे मल्च में हमें वो मिलता है और इसमें हम विभिन्न प्रकार के सब्जियों में हम इसका इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी खूबी इसमें ये भी देखी गई है जो वैज्ञानिक तौर पे हम लोगों ने किया है, खास करके फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह में। तो जैसे कि आप रीजन फरो बनाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा लेबर की आवश्यकता, मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। तो हालांकि रीजन जो हमारी जो रीजन फरो होती है वो फूल गोभी, पत्ता गोभी के लिए अच्छा होता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो अगर आप फ्लैट बेड ही जो आप बनाते हैं उस पे ही अगर आप मल्च डाल दें और मल्च डालने के बाद आप पौधों को लगाएं तो जो उसकी उपज आती है वो आपके रीजन फर्रो के बराबर आती है। तो ये किसान भाइयों बहुत अच्छा है कि आपको रीजन फर्रो बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्लैट बेड में ही मल्च डालें ज़रूर से, और मल्च डालने के बाद छिद्र बना करके उसमें पौधों की जो दूरियाँ होती हैं उतने छिद्र बना लें और उसको पौधे को आप लगा दें। तो इस तरीके से क्या है कि आपको जो उपज प्राप्त होगी, खास करके मल्च अगर आप फूल गोभी, पत्ता गोभी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 दिन आपकी पहले तैयार हो जाती है फसल, और आपकी जो उसकी गुणवत्ता भी होती है वो अच्छी होती है। उसके कर्ड साइज़ भी अच्छे आते हैं, फूलों की आकार, वजन। और ख़ास करके इसमें क्या होता है कि आपकी जो नमी संरक्षित रहती है और तापमान अनुकूल रहता है पौधे के विकास के लिए, तो आपको उपज अच्छी प्राप्त होती है। हमारे किसान भाइयों के सामने यह प्रश्न आता है कि जैसे मल्चिंग करते हैं तो एक मल्च का उपयोग कितनी फसलों में करेंगे? बिल्कुल, जैसे आप एक मल्च जो अब जैसे भी आप ये करें कि जैसे कि आपने रबी में आपने खेतों को बढ़िया ढंग से तैयार कर लिया और आपने उसमें मल्च को डाल दिया। ये बहुत अच्छा पाया गया है कि अगर आपके पास अगर टपकन विधि है, अगर आपके पास टपकन विधि है
और उसके ऊपर आप ये मल्च का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 3 फसल तक आराम से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है मल्च में कि अगर आपने रबी के मौसम में आपने मल्च को डाल दिया है तो ये जब फसल आपकी फरवरी मार्च में तैयार हो जाती है, जो आप उसको जैसे फूलगोभी आप देख रहे हैं, फूलगोभी को आप निकालेंगे तो उसमें एक छिद्र टाइप का बनता है और उसमें आप पुनः वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल करके आप पैक कर दें और जो आपके पौधे तैयार हैं, जो फरवरी में आपने पौधे को नर्सरी डाला है तो मार्च के प्रथम सप्ताह में जो आपके तैयार हो गए तो उसमें आप जैसे कि टमाटर है या बैगन है, जो भी सब्जियां हैं तो उनको आप उसमें या तो कोई बीज से आप तैयार करना चाह रहे हैं तो वो आप उसमें सीधा डाल दें और इस तरह से मल्च को कोई डिस्टर्ब किए हुए बगैर आप इसको तीनों मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास टपकन विधि प्रणाली अगर आप अपना रहे हैं किसान भाई, चूँकि एक बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया है अब जो हम टपकन प्रणाली अपनाते हैं, तो उसमें आप इस तरह के मल्चिंग को आप एक बार जुताई के बाद आप तीनों मौसम में इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिससे कि आपको खेत की तैयारी दोबारा करने को ना पड़े। तो इसमें सावधानी यह, जैसे मैंने बताया कि टपकन विधि अगर आपकी रहती है तो जो आपके खुराक देने की होती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह, तो आप ड्रिप के माध्यम से आप दे सकते हैं। चूँकि आपने एक बार मल्च को डाल दिया है तो आप उसको फिर आप पुनः निकालने में आपकी मल्च जो है बर्बाद हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास टपकन विधि प्रणाली है तो इसमें आप मल्च का इस्तेमाल 3 मौसम में, आपकी रबी, जायद और आपकी खरीफ, ये तीनों के मौसम में सब्जियों की खेती में आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि अगेती फसल अगर लेनी हो या फिर कम समय में ज़्यादा फसल लेनी हो तो मल्चिंग विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई। देखा आपने, मैंने अगर वहाँ हो रहा है तो वो हमारे यहाँ भी होगा। आपके ही यहाँ नहीं, हमारे तमाम किसान भाई मल्चिंग विधि से सब्जी की खेती कर सकते हैं और ये काफ़ी फायदेमंद है, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। और कितने फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं तो फायदे ही फायदे हैं भाई। बिल्कुल। तो कारू दादा के सवाल का जवाब तो मिल गया कारू दादा को भी, साथ साथ आपको भी मिल गया। लेकिन एक जानकारी के लिए आपको हम लिए चलेंगे IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। पिछले दिनों हल्की बारिश होने से मिट्टी में पर्याप्त नमी है, अतः विभिन्न फसलों में निकाई गुड़ाई के बाद यूरिया का भुरकाव करें। दलहनी और तेलहनी फसलों में निकाई गुड़ाई करें। जिन किसानों का गेहूं फसल 30 से 35 दिनों का हो गया है वो खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोपोटेरॉन 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो चलिए, IMD पुणे से प्राप्त जो विशेष जानकारी थी वो भी किसान भाइयों को हमने दे दी है। लेकिन झुमकी बहन, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है तो हम अपने किसान भाइयों से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले आप पता बता दीजिए। अरे हाँ, पता भी तो लिखना है आपको। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें खत लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।